हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 2 होगा ग्रेविटेशन पे। आपने लास्ट लेक्चर पे देखा था कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, किस तरीके से ग्रेविटेशन एक्ट करता है। और न्यूटन ने बताया था अपना एक कहानी, ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था कि एक एप्पल है, एप्पल ऊपर से गिर रहा है। और तो आइजैक न्यूटन ने बताया कि कोई भी चीज अगर न्यूटन एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी अपन सीखेंगे उस ग्रेविटेशन फोर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूटन ने दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो दो मासेस है, कोई भी दो मासेस है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया। तो उन इक्वेशन को दिया कैसे, उन्होंने कैपलर्स के जो 3 लॉ है उनका यूज करके उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको अभी अपन समझेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारी, उन्होंने ये बोला जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of their masses of two objects and inversely proportional to the square of its distance between them। उनके जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर करेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो उन्होंने ये बताया जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया। ये जी क्या है, जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी अपन समझेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया और कैसे न्यूटन ने इस फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है, तो चलो अपन यहां पे अगर समझे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तो अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। दूसरा उन्होंने क्या बताया, जो फोर्स है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर उन्होंने क्या लिखा, इनको मर्ज किया इन दोनों इक्वेशन, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 बटा आर स्क्वायर। और यहां पे एक कांस्टेंट लाया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया। किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो अगर अपन यूनिट की बात करते हैं, यूनिट फोर्स की, फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चा, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन। तो अपन इसको और क्या लिख सकते हैं ऐसा यूनिट में सबकी, केजी। अपन क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से अपन ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी देखो हमारे पास दो बॉडी थी, एक बॉडी है तो दूसरी बॉडी। तो बॉडी 1 पे फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब बॉडी 2 पे भी जो फोर्स लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन रहेगा, इसके लिए जो फोर्स लगेगा वो किधर रहेगा, टुवर्ड्स द बॉडी 2, और इसके लिए जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स द बॉडी 1। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन बॉडी 1 वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स बॉडी 2। और यहां पे अपन लिख सकते हैं फोर्स ऑन बॉडी 1, 1 लिख दिए थे, 2 के लिए 2 टुवर्ड्स बॉडी 1। फोर्स किधर रहेगी, बॉडी 1 के डायरेक्शन में रहेगी। वो इसको इधर खींचेगा, ये उसको उधर खींचेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, एक दूसरे के और रहेगा। और फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव की फोर्स होगी। ठीक है, तो चलो ये आ गया। अब अगर अपन जी के बारे में बात करते हैं, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस कैपिटल जी को। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की, वो क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11
ठीक है। और इसकी अगर यूनिट बोले तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर पे -2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अगर अपन ऐसा यूनिट की बात कर ले जी की, तो ये किन्होंने खोजा था, हेनरी चैडविक जो जी थे, उन्होंने इसके बारे में बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और ये कैसे आया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू से आया। ठीक है, तो देखो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हर जगह सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अपन जी की वैल्यू एट अर्थ बोले, तो वो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट में, जो भी इसका यूनिट है। ठीक है, और ये जो जी का वैल्यू है, ये अगर मून पे जाके निकाले, मून पे, तो वो क्या देखा गया, मून पे भी सेम ही वैल्यू आ रही है 6.67 इंटू 10⁻11 सेम। दोनों अगर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अगर मून जी, कैपिटल जी का जो वैल्यू है अर्थ पे भी वही है, मून पे भी एवरीवेयर वही है, तो जी का वैल्यू प्लेस के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। जी, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी does not change with place। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज विथ प्लेस। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं अपन, ये पहला था। दूसरा पॉइंट, तो देखो जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने ये देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हवा में जो फोर्स लग रही है, अगर उन दो ऑब्जेक्ट को पानी में लेके चले गए, ठीक है, पानी में लेके चले गए, तो पानी के अंदर में भी वही फोर्स आ रहा है। तो जो जी का वैल्यू है वो चेंज नहीं करता है, पानी में रखो या जहां भी रखो, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो हर जगह हर मीडियम पे सेम आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम इन एवरी मीडियम। तो देखो ये फोर्स जो लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी के बेसिस पे तो सारी चीजें टिकी हुई है ब्रह्मांड में। आप अगर देखोगे, अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, सन अगर मिल्की वे जो है, हमारी मिल्की वे, वो भी एक गैलेक्सी में रिवॉल्व कर रही है, तो ये सारे क्या है, मास है ना, ये सारे मास से बने हुए, और मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी ये यूनिवर्सल चीजें हैं जो घूम रही है, प्लैनेट या किसी भी अर्थ का जो रोटेशन है, ये किसके कारण है, सारी की सारी चीजें ग्रेविटी के कारण ही संभव है। वरना अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये चीजें भी होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो दूसरा अपन समझेंगे कि किस तरीके से कैपलर्स का यूज करके उन्होंने जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है, उन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर लाया। ठीक है, तो गैपलर्स, देखो अपन को कोई भी चीज जब एक सर्कुलर फ्रेम में घूमती है तो उस पे जो फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। वो फोर्स क्या हो जाती है, सेंटीपिटल फोर्स, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर अपन उस फोर्स को अपन देखें, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, और इस पे जो सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो अपन क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर बटा आर, यही लग रही है ना सेंटर के द्वारा। तो अगर अपन मान लेते हैं ये हमारा सन है, ये हमारा सन बाबा है, सन बाबा, ये हमारा प्लेनेट अर्थ है। तो अर्थ अगर घूम रहा है सन के अराउंड, तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें फोर्स लग रहा है, तो वही जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अपन उसको एक बार मान लेते हैं एम बी स्क्वायर बटा आर, मान ली, चल एम बी स्क्वायर बटा आर। तो उन्होंने क्या बोला, अब अर्थ को घूमने में एक टाइम लगेगा, अर्थ को घूमने में, अपन को वी नहीं पता है, तो अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगेगा अगर हम बताएं, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2πr बटा वी। ठीक है, तो वी किसके बराबर आ जाएगा, 2πr अपॉन टी, यही हो जाएगा वी के बराबर। तो उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा फोर्स किसके बराबर आ गया, एम बटा आर, और वी के जगह पे अपन पुट कर देंगे 4π² आर अपॉन टी स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ध्यान देना, एक आर से एक आर कट हो गया, और टी स्क्वायर आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि जो न्यूट कैपलस का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ है, उन्होंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, टी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। किसी भी प्लेनेट को जब एक चक्कर लगाना पड़ता है तो उसके टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाती है, क्यूब के मल्टीप्लिकेशन होती, क्यूब के बराबर हो जाती है।
तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो अपन इसको अगर पुट करते हैं इस जगह पर, तो अपन क्या आ जाएगा वैल्यू, ध्यान दे, m 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एक आर बचा है, और नीचे में क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट अज्यूम कर ले रहे, कांस्टेंट इनटू आर क्यू, तो देख एक आर से एक आर कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, m 4 पाई स्क्वायर अपॉन के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो देख इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, इसी के थ्रू से न्यूटन ने डिराइव किया ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन एग्जांपल अपने बुक का। ठीक है, महेंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर मासेस 75 kg एंड 80 kg। ठीक है, महेंद्रा का वेट कितना है, 75 kg है, और विराट का केजी, विराट वो विराट वाला कोहली नहीं है, विराट है ये, ठीक है, रिस्पेक्टिवली किंग कोहली। चलो, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है, तो अपन को लिखना है गिवन, जो जो चीजें गिवन दी हुई है, मास ऑफ विराट कितना दिया हुआ है 80 kg, और मास ऑफ महेंद्रा 75 kg। ठीक है, अब अपन फोर्स लगाएं, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है ना भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो अब पुट करो, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, m कितना हो जाएगा 75, दूसरा m2 80, डिस्टेंस, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बोला है, दे आर डिस्टेंस अपॉन 1 मीटर अपार्ट, तो अपन क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अपन कैलकुलेट करेंगे इसको, ध्यान देना, 75 इंटू 80, 4 कैरी 60, ये कितना आ जाएगा टोटल मेरा, ये आ जाएगा 600, ये दोनों 600 6000, तो 6.67 इंटू 11 इंटू, यहां कितना आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई 600 प्लस 6000, ठीक है 6000 आ जाएगा। और अगर इस वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.67 इंटू 6 को करते हैं, तो नियरली आपका जो वैल्यू आ जाएगा 40 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻3, तो आपका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा फोर्स का, वो आ जाएगा 4 इंटू, तो 3 यहाँ 1 0 4 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ये उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। महेंद्रा भी विराट को इतने से खींच रहा होगा, और विराट भी इतना से महेंद्रा को खींच रहा होगा। अब दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल, क्या आया है फोर्स का वैल्यू, बता भाई, फोर्स का वैल्यू कितना आया, 4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है न्यूटन। तो देख -7 बहुत ही पिद्दू सा आ रहा, बहुत ही छोटा सा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, बहुत छोटा सा एक्ट करता है। अब बोलेगा सर वीकेस्ट फोर्स है, फिर भी तो सारी चीजें गिर जा रही है। तो देखो, हम दोनों, जैसे मान ले तू घर पे बैठा है, ठीक है, मैं इधर बैठा हूं, कोई और तेरी फ्रेंड कहीं दूर बैठी है, तो दोनों के बीच में, दोनों का तो मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे के बीच में लग रही, लेकिन डिस्टेंस इतना दूर है और दोनों का मासेस भी बहुत कम है, इसलिए एक दूसरे की तरफ खींचे नहीं चले आ रहे। लेकिन अगर तू और अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मास इतना ज्यादा है और तेरा मास भी क्लियरली कम है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है ओवरऑल बहुत ज्यादा हो जा रहा है, दैट्स व्हाई दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है। यूनिवर्स में हर बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, in the above example, assuming that the bench on Mahindra is sitting is frictionless, starting with a zero velocity, what will be the Mahindra's velocity of the motion towards Virat after 1 second?
तो महिंद्रा की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो फॉर वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा, फॉर वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा, फॉर वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा, एक सेकेंड, महिंद्रा MEHENDR है ना, हाँ ठीक है। फॉर वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा अपन क्या करेंगे, ध्यान दे, अगर अपन को फोर्स पता है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स बटा मास। तो देख, अपना एक्सेलरेशन फोर्स जो है, फोर्स अपना आया था, फोर्स अपना क्या आया था, G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, और नीचे में कोई एक मान लेते हैं m1, ये कट हो जाएगा। तो देख, अगर अपन विराट महिंद्रा का फोर्स निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो महिंद्रा का मास क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो महिंद्रा का जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड किस पे करेगा, विराट के मास पे डिपेंड करेगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब जो विराट है उसका अगर अपन मास देखें तो विराट का मास कितना दिया हुआ, 80। तो विराट का मास कितना दिया हुआ, 80 अपॉन डिस्टेंस 1 था, 1 का स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं वैल्यू, तो देख 80 इंटू 6.67, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो नियरली 5.5 के आसपास आ जाएगा। नियरली आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 बार में 6 कैरी 5, 48, 6 बार में 56 कैरी 48, 3 5 कैरी 5 48, 5 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 कितना होगा रे, 53। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 53.36, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11। तो इसको अपन और लिख सकते हैं 5.336 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर वेलोसिटी, अपन वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, क्या हर टाइम पे सेम फोर्स है, जैसे यहाँ पे एक दूसरे पे फोर्स लग रहा होगा तो पास आ रहा होगा तो फोर्स बढ़ चुका होगा, और पास आ रहा तो और बढ़ चुका होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है ना भाई, जितना पास आता जाएगा फोर्स बढ़ते जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2, जो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कुछ, दोनों के बीच में जो भी है फोर्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है बहुत कम डिस्टेंस के, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ले लिए कांस्टेंट, तो अपन क्या बोल सकते हैं, V इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियली रेस्ट पे था तो अपन का जो V आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5.336 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये वेलोसिटी क्या है, बहुत छोटी है, ये वेलोसिटी बहुत स्मॉल है। तो देख, वेलोसिटी अगर बहुत स्मॉल हुई तो उसके कारण जो खींच रहा है, उसके कारण जो फोर्स है वो भी बहुत स्मॉल है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी भी बहुत छोटी आई है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, विल द वेलोसिटी चेंज विथ टाइम एंड हाउ, यस वेलोसिटी इज चेंज विथ टाइम एंड वेलोसिटी इज, अगर इस टाइम के लिए पर अपन अज्यूम कर रहे हैं, फॉर अज्यूम कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, योर वेलोसिटी इज चेंजिंग लाइक दिस, जितना v इक्वल टू यू प्लस फोर्स आपका कांस्टेंट था, दैट्स व्हाई अपन यूज कर रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी अपन समझेंगे हाई टाइड और लो टाइड कैसे होती है, ठीक है, किस तरीके से हाई टाइड और लो टाइड एक्ट करती है। जो जो सी, कभी कभी आप सी गए हो, देखे हो सी में, तो देखो जो जो यहाँ पे कोस्टल एरिया कभी ना कभी गए हैं उन्होंने ये चीज डेफिनेटली देखी है कि जो पानी है वो कभी कभी बहुत दूर चला जाता है और कभी कभी बहुत ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्यों होता है, ये होता है अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मून क्या करता है, अर्थ को इस तरीके से अरेंज होता है, अर्थ का जो भी वाटर है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको खींच लेता है, जिसके कारण अगर अपन इस फिगर पे देखें तो यहाँ पे अभी हाई टाइड आई हुई है, यहाँ पे अभी लो टाइड आई हुई है, ठीक है। और ये चेंज होते रहता है अर्थ के रोटेशन के साथ साथ, ठीक है, अर्थ के रोटेशन के साथ साथ ये चेंज होते रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक एनिमेशन देखे, छोटा सा प्यारा सा एक एनिमेशन देखे, तो देखो ये हमारा अर्थ यहाँ पे है, पिद्दू सा अर्थ, आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, चलो थोड़ा जूम कर देते हैं, दिस इज आवर अर्थ,
ठीक है, और ये हमारा सन है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, ये अर्थ हमारा घूम रहा होता है, ठीक है, ये अर्थ हमारा घूम रहा होता है, इस तरीके से चक्कर लगाता है। तो अब इसमें अगर अपन इसको अगर छोटा कर दे, ध्यान देना, इस पे क्या है, एक मून है, यहाँ पे हमारा मून है, उधर हमारा इस लाइन के अलोंग कहीं हमारा सन है, ठीक है। तो जिधर मून है उधर मेरा क्या हो रहा है, उस तरफ हाई टाइड आई हुई है। तो अब बेसिकली होता क्या है, ये मान लो आप खड़े हो यहाँ पे, इस जगह पे आप खड़े हो, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे जैसे घूमना स्टार्ट होता है तो हमारा मून चल रहा है, मून चल रहा है, मून चल रहा है, उसी तरीके से हमारा लेवल अप एंड डाउन होते रहता है। अब ध्यान देना, अब जैसे जैसे मून आगे गया तो अर्थ का इस पर्टिकुलर जगह पे हाई टाइड आया हुआ है, और जैसे जैसे फिर और आगे जाएगा, थोड़ा और इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो अब धीरे धीरे देख, जिधर मेरा मून जा रहा है उसी जगह पे, अब अगर अपन यहाँ पे रोक दे तो देख, इस पर्टिकुलर जगह पे जब ये 90 डिग्री पे होता है, अर्थ एंड मून इन दोनों 90 डिग्री, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी हमारा फोर्स नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारा ये बिल्कुल बैलेंस रहता है। ये इधर खींच रहा है, ये इधर भी खींच रहा है, दोनों तरफ खींच रहे हैं, ये इधर भी खींच रहा है, ये इधर भी खींच रहा है, तो पूरा बैलेंस आउट हो जाता है इस जगह पर। तो इस जगह पे इस सिचुएशन में पर्टिकुलर बैलेंस रहता है। इसके अलावा कोई और चीजें भी रहती है जिसके कारण हाई टाइड और लो टाइड आती है। जैसे अपन देखे, देख अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, जैसे ही ये इसके पास आएगा, देखना इसके पास आएगा बहुत ज्यादा, अब यहाँ पे रोक दिया, देख अभी थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, यस, थोड़ा आगे चलो, यस चलो, यस, देखो अभी देखो मून भी इधर, देखो यहाँ पे दोनों, अर्थ भी उधर खींच रहा है, सन भी उधर खींच रहा है, मून भी उधर खींच रहा है, तो सारा का सारा पानी इसके ऊपर आ गया है इस डायरेक्शन में। तो अगर सिमिलरली अगर अपन फिर से देखें तो मून जब अर्थ इधर आ जाएगा, ध्यान देना, यस ठीक इधर आ गया तो फिर से बैलेंस हो गया। तो अभी होता क्या, ये रोटेशन के कारण होता है अर्थ और मून के, ठीक है। तो अभी देख हमारा सी लेवल ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, चेंज नहीं हो रहा है। अब जैसे ही तू देखेगा, ध्यान देना, ये मान ले तू यहाँ पे किसी समुद्र के पास रहता है, जैसे ही तू देखेगा यहाँ पे, यस थोड़ा आगे करते हैं, ये देखो अभी देखो हाई टाइड आ गया, नॉर्मल लेवल से पानी ऊपर जा चुका है, ठीक है। ये देखो अभी इस सिचुएशन में क्या है, अगर कोई भी एक पॉइंट, इस सिचुएशन में हमारा लो टाइड हो चुका है, तो लो टाइड के टाइम पे जो पानी है वो मून के अट्रैक्शन के कारण खिंच जाती है, और हाई टाइड के कारण क्या हो जाती है, पानी ज्यादा आ जाती है। तो इन सिचुएशंस पे हाई टाइड है, इन सिचुएशंस पे लो टाइड है, ठीक है। चलो इसी को तो समझाना था बच्चों। तो देखो, तो ग्रेविटी ये किसके कारण होता है, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। इन केस ऑफ हाई टाइड जो होता है हमारा, ज्यादा सारा का सारा पानी ऊपर आ जाता है, लो टाइड के टाइम पानी चल जाता है। एट द प्लेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री प्लेस में हायर हाई टाइड, द लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम एंड द लो टाइड अकर्स ड्यू टू शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। चलो दूसरा अगर अपन देखें, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है अर्थ के द्वारा, अभी अपन दो ऑब्जेक्ट के द्वारा देखें तो किसी भी बॉडी पे जो फोर्स, जैसे अपन इस पेन को अगर ऊपर फेंकते हैं तो ये पेन कैसे ऐसे नीचे आ जा रहा है, तो अर्थ क्या कर रही है, इस पेन को खींच रही है नीचे। तो इस पेन को कितने फोर्स से खींच रही है, तो इस पेन का मास पता है, क्या अपन को अर्थ का मास पता है, नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो अपन इसमें अगर फोर्स कितना लग रहा है अगर बताएं, इस पेन पे पर्टिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एफ इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द पेन अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ के सेंटर से अपन दूरी लेंगे इस पेन की तो कितनी हो जाएगी, अर्थ को सब अपन बता देंगे। तो मास ऑफ द अर्थ कितनी होती है, ध्यान देना, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी हो जाती है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो जो अपन अगर इस पे फोर्स निकाले, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अपन फोर्स निकाल रहे हैं तो अपन क्या यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो अपन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपन W से रिप्रेजेंट करेंगे, वेट जिसको अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेट से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना आपका वेट है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एम मास ऑफ द अर्थ, मास आपका खुद का बटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अपन अगर बोले कि डज, अब ये जो अर्थ की फोर्स है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे,
इसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दे, थोड़ा ऊपर लेके चलेगा हाइट h से, ठीक है, तो क्या फोर्स चेंज करेगा? यस, इस जगह पे वेट क्या हो जाएगा? अगर इस जगह पे अगर वेट निकाले डब्ल्यू डैश, तो वो क्या हो जाएगा? जी एम ई एम बटा आर ई प्लस एच का स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस लेंगे तो वेट क्या हो गया? बढ़ा या घटा? वेट घट गया। तो इसी तरीके से जो वेट है वो चेंज करता है हाइट के साथ, ठीक है, हर जगह वेट सेम नहीं देता है। तो अर्थ के कारण अगर अपन ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, तो वेट अगर निकाले, यहां पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महिंद्रा, ठीक है, ठीक है, तो अगर उसका वेट निकाले महिंद्रा पे, तो वो अपना क्या आ जाएगा आंसर? देखो, तो महिंद्रा का जो मास था वो आपको पता था 75 केजी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों अपन ऐसे लिख सकते, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन महिंद्रा पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? F इक्वल टू, ध्यान देना, जी का क्या हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 टू दावर -11 m। तो मास किसका लेंगे? अर्थ का मास लेंगे, तो अर्थ का बताया था अभी 6 इंटू 10 टू दावर 24, ठीक है। अब महिंद्रा का कितना हो जाएगा? 75, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? जो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था? 6.4 इंटू 10 टू दावर 6 का स्क्वायर, ठीक है जी, 6.4 इंटू 10 टू दावर 6 का स्क्वायर, 10 टू दावर 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अपन इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, 6.67 इंटू 10 टू दावर -11, ध्यान देते जाना, 6 इंटू 10 टू दावर 24 इंटू 75, और नीचे कितना आ जाएगा? 64, तो 6.4 का स्क्वायर और 10 टू दावर -10 टू दावर 12, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 10 टू दावर 12 को कट कर दिया, इसको कट कर दिया, कितना आया? 10 टू दावर 12, इसको कट किया, इसको कट किया, कितना आया? 10 टू दावर 1, ठीक है। तो अभी अपन मल्टीप्लाई अगर करें ऊपर के जो भी वैल्यूज है, 6.67 इंटू 6 इंटू 75 इंटू 10, और नीचे क्या आ जाएगा? 6.4 का स्क्वायर। तो देखो, ये जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट कट के 1 के अप्रॉक्स आ जाता है, जिसके कारण जो वैल्यू आ जाएगी वो 7.5। अब देखो, यहां जो 10 आया है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन अगर अपन देखें, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, इतने पार्ट का, इसका प्लस इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, ये किसके बराबर आ जाता है? 9.8 के बराबर आ जाता है। तो अपन लिखेंगे 9.8 इंटू 75, 9.8 इंटू 75। अब 9.8 इंटू 75 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 0 4 कैरी 49, ठीक है, यहां से आ जाएगा 6 5 कैरी, 7 5 50 63 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 8 6, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट करके लिखो, 0 5 1 कैरी 3 7, ठीक है, 7 आ जाएगा, तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 735 न्यूटन, ठीक है। कितना फोर्स आ रहा होगा? 735 न्यूटन उसको लग रहा होगा महिंद्रा को, ठीक है। तो बेसिकली ये 9.8 क्या है, इसको कैसे लिख दिया? यही है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अपन अगले टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देयर विल बी द व्हाट विल बी द महिंद्रा's वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ ही फॉल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो उस पे अपन को बताना आफ्टर 1 सेकंड उसके पास वेलोसिटी क्या होगी। तो अपन को पता है जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना आया था आपका? 9.8 इंटू 75। अब मास ऑफ महिंद्रा क्या था? 75। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स आपका 9.8 इंटू 75 वहां पे लिखा हुआ था। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन को निकालना है इसलिए। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो अगर अपन वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी u प्लस 80। और अगर फॉल कर रहे हैं तो इनिशियली एट रेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9.8 इंटू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी बॉडी को
जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उस पे जो एक्सेलरेशन होता है 9.8, जिसको अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बोलते हैं, इसको अपन अगले टॉपिक में समझें। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे समझे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर खींच रहा है अपने तरफ, तो एप्पल भी उसकी तरफ खींच रहा होगा, बताया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जितने भी सैटेलाइट्स हैं, मून को ले लो या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले लो, सबको एक जो फोर्स लग रही है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और उसी के कारण वो सारे सैटेलाइट रिवॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आपने अभी पढ़ा है सेंट्री पिटल फोर्स, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। एक फोर्स होती है, अगर अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं तो वो किधर लगेगी, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं वो किधर लगेगी, आउटवर्ड लगेगी। तो वो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, एम बी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, और इसी को बैलेंस कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करता है जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करता है। तो अपन वही बोल रहे हैं कि कोई भी द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ इज आल्सो एक्ट ऑन मून बिकॉज ऑफ देयर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सिमिलर सिचुएशन फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन अर्थ, द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑन अर्थ, द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स देम बट अनलाइकली फॉलिंग द एप्पल। अब वो गिरते इसीलिए नहीं है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक ऑर्बिट पे, इसी के कारण एक फोर्स लग रहा है। इफ देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ देयर, they will definitely fall and strike the earth surface. ठीक है, if there is no velocity of the satellite then they will fall and strike the earth surface. चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये अपन अभी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो चलो, तो देखो अगर अपन किसी बॉडी पे जो फोर्स निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। तो अगर अपन किसी बॉडी पे अगर फोर्स निकाल रहे हैं तो अपन ऐसा बोल सकते हैं एम वन इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, एम वन से एम वन कट गया, जो ए है इसी को अपन ने रिप्लेस कर दिया जी से। जी का वैल्यू क्या हो गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास। तो मास यहाँ पे कौन सा ले रहा है, अर्थ खींच रहा है किसी को, तो अर्थ का वेट कितना हो जाएगा, बताया था आपको 6 इंटू 10⁻24। और डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। और जो इसका ओवरऑल वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करके बताया था, ये कितना आ रहा था, चलो कैलकुलेट करो। मल्टीप्लीकेशन तो आप करोगे भाई, मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करो, इनको कैलकुलेट करके मैं टाइम दे रहा हूं। तो चलो आ गया, तो आएगा जब इसका वैल्यू आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगती है, जो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर रहती है, और ये कैसा वैल्यू रहता है, ये वेक्टर क्वांटिटी रहती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, towards the center of the earth, and direction of acceleration due to gravity is also towards the center of the earth. Acceleration due to gravity is also towards the center of the earth. ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। जो जी का वैल्यू होता है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। चलो चलो, दो क्वेश्चन, मजेदार से क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ग्रेविटी, कोई ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, चलो बताओ। तो देखो अगर कोई कोई सोचो, जरा मन में सोचो, कोई ग्रेविटी नहीं होती तो क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता है किसी के घर का नहीं, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। देखो देखो, जब अगर कोई ग्रेविटी नहीं होगी तो किसी को चलना भी मुश्किल होगा। जैसे अपन अगर देखें अर्थ के ऊपर जो एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेयर पे भी जो भी पार्टिकल्स उसमें मास है, तो बेसिकली एटमोस्फेयर को भी ग्रेविटी खींचे रख रहा है अपनी तरफ। अपन सांस ले पा रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपन ले रहे हैं उनका भी एक मास है। तो अर्थ का जो भी ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी ही नहीं रहेगी तो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं रहेंगे, वो सारे एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो अर्थ का जितने भी पार्टिकल्स है वो कहीं दूर चले जाएंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण कोई अगर एटमोस्फेयर नहीं रहेगी तो लिविंग आपका लाइफ का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो कोई हम और आप भी पॉसिबल। तो अगर ग्रेविटी ही ना हो तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो अर्थ का रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है। अर्थ का रोटेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो आपका एटमॉस्फेयर भी पॉसिबल नहीं है। एटमॉस्फेयर पॉसिबल नहीं है तो आपका क्लाइमेट चेंज भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज जी इज ट्वाइस? कैपिटल जी की वैल्यू अगर डबल कर दे तो क्या हो जाएगा? तो कैपिटल जी आता कहाँ है? जी एफ इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जी का वैल्यू को डबल कर दे तो नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा? अपन 2g m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो देखो ये वाला पार्ट तो एफ है, तो अपन क्या लिखेंगे? एफ डैश जो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। तो जो फोर्स है वो डबल हो जाएगी। जितने भी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी दो बॉडीज के बीच में, जैसे एक सेव है और एक दूसरा सेव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो भी फोर्स है डबल हो जाए। जैसे आप चल रहे हो तो चलते वक्त आपको फ्रिक्शन लगता है, आपको अर्थ खींच रहा है, तो अगर अर्थ खींच रहा है तो और ज्यादा खींचेगा, तो आपको चलने में भी मुश्किल होगी। और कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर खींच रहे हैं एक दूसरे से, जैसे अर्थ घूम रहा है 365 दिन में घूम रहा है, तो अगर 365 दिन में एक चक्कर लग रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा और उसको घूमने में भी और ज्यादा टाइम बढ़ सकती है। तो ग्रेविटी ही बढ़ जाएगी। जी अगर बढ़ गई, ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर फोर्स बढ़ गई तो दोनों दोनों में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अपन देखेंगे वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लो ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का पोल का लाइन है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। थोड़ा सा टिल्टेड इसीलिए दर्शाया हूं क्योंकि थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अर्थ जो रिवॉल्व करता है, तो अर्थ रिवॉल्व कैसे करता है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट ईस्ट। तो अर्थ जो रिवॉल्व करता है वो वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, ऐसे। ठीक है, जिसके कारण अपन को क्या दिखता है? ऐसे घूमने के कारण अपन को सनराइज और सनसेट दिखता है। तो देखो, तो अर्थ का जो वैल्यू है, अपन अपन यहाँ पे अगर जी का वैल्यू निकाले तो जी का वैल्यू एक यहाँ पे निकालेंगे, एक यहाँ पे निकालेंगे, एक यहाँ पे निकालेंगे, एक यहाँ पे निकालेंगे, तो ए बी सी डी। ठीक है, तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व करने के कारण एक फोर्स लगता है। इस सेंटर के अबाउट देखें तो एम वी स्क्वायर बटा आर। अब देखो यहाँ पे आर का कोई वैल्यू ही नहीं है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो होता क्या है, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी ध्यान देना, उसकी वैल्यू डिफरेंट रहती है। ठीक है, अर्थ के इक्वेटर पे उसकी वैल्यू सबसे कम रहती है, अर्थ के पोल्स पे उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है। तो अगर अपन इक्वेटर पे कम मिल रही है और पोल्स पे ज्यादा मिल रही है, इसी से रिलेटेड रॉकेट लॉन्च का एक कंसेप्ट होता है। जो भी रॉकेट लॉन्च करते हैं इक्वेटर से ही करते हैं, पोल से नहीं करते। जितना पास हो सके इक्वेटर से करते हैं। आप इसको सोचो, अगले वीडियो में अपन यही से स्टार्ट करेंगे। चलो।